सो गाइस, अगर आप लोग गेट और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे से डाउट्स होंगे जिनका जवाब आपको जरूर चाहिए होगा। मेरे साथ हैं अभिनव सर और धीरज सर। चलिए जानते हैं इनसे आपके जो बहुत कॉमन डाउट्स हैं उनके सवाल। तो सर, सबसे पहला सवाल जो काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है वो ये है कि क्योंकि एग्जाम इस बार साइमल्टेनियस ऑलमोस्ट कुछ टाइम का ही गैप है, तो सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है दोनों एग्जाम्स के बीच के सिलेबस का वो है नॉन टेक वाला पार्ट। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या आपका सजेशन होगा स्टूडेंट्स के लिए कि वो नॉन टेक वाले पार्ट को अब किस तरह से रिवाइज करें या पढ़ें? सर, नॉन टेक वाले पे मैं आता हूँ, उससे पहले मैं हर बच्चे को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अभी इस स्थिति पे हैं कि गेट पढ़े कि एसी पढ़े, है ना, जबकि वाकई में उनकी एसी की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, नॉन टेक उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। तो वो बच्चे तो पहले से ही अपना डिसाइड कर लें कि भाई हमको सिर्फ गेट ही एग्जाम देना है, ईएससी पैटर्न देखने के लिए, एमबीएस जानने के लिए, एनवायरमेंट जानने के लिए दे सकते हैं। अब बात करता हूँ उन स्टूडेंट्स की जो वाकई में बहुत सिंसियर हैं, उन्होंने पिछले कुछ महीने से गेट और ईएससी की तैयारी भी की है, नॉन टेक का भी कुछ पोर्शन पढ़ा है। आता हूँ सर के सवाल पर कि नॉन टेक की तैयारी कैसे करें। वो सारे स्टूडेंट्स जो गेट और ईएससी दोनों को ही 2023 में सीरियसली देने वाले हैं, वो हर रोज 1 से 1.5 घंटा अपना सुबह दिन रात, उसको मैं नहीं बताने वाला, वो डिपेंडिंग अपॉन आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन, आपका डेली रूटीन क्या है, 1 से 1.5 घंटा डेली आप देंगे दोस्तों, तो आपका नॉन टेक वाला प्रिपरेशन में गेट के बाद के जो 1 हफ्ता बचेगा या 2 हफ्ते बचेगा उसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं दोस्तों, बहुत ज्यादा, कि टेक्निकल में आप ऑलमोस्ट सेचुरेट है अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो उसमें पढ़ने के बाद 2 मार्क्स इंक्रीज करोगे, 4 मार्क्स इंक्रीज करोगे, 5 मार्क्स इंक्रीज करोगे। लेकिन नॉन टेक्निकल गाड़ा अभी में आपका खाली है, ऑलमोस्ट खाली है, तो उसमें आप हल्का सा एफर्ट डालते हो ना तो ज्यादा मार्क्स इंक्रीज करेगा। और जब फिल्म्स का रिजल्ट आएगा या फिल्म्स की कट ऑफ होगी तो कोई नहीं पूछेगा कि आप टेक्निकल में ज्यादा लाए थे कि नॉन टेक में, वहां मार्क्स के बराबर है। राइट। तो इसी के साथ चलते हैं दूसरे सवाल पर कि सर, गेट एग्जामिनेशन में क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, स्टूडेंट्स को उसी के अकॉर्डिंग आदत है सॉल्व करने के सवालों को, पर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर नहीं रहेगा प्रीलिम्स में अगर हम बात करें, तो कैसे इस चीज को अप्रोच करेगा? तो दैट मैं ऐसा बोलूँगा, कई बार तो पेपर ऐसा भी रहा है जब कई बार बहुत सारी कैलकुलेशंस वाली चीज़ रही है, तो उसके लिए जो मैनुअल कैलकुलेशन जनरली हम करते हैं तो वो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगी। बट मैं ये कहूँगा कि जब आप गेट के मॉक टेस्ट वगैरह जा रहे हैं तो आप उस कैलसी पर ही प्रैक्टिस करें, बट जब आप खुद से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें तो जो नॉर्मल कैलकुलेशंस है उस हर चीज़ के लिए कैलसी पर डिपेंड ना रहे, ये आपको गेट में भी थोड़ी थोड़ी हेल्प देगा। और ईएससी में ऑप्शंस भी इस तरीके से होते हैं कि अगर आपका आंसर 11.11 आ रहा है तो 10 आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं होती, अप्रोक्सीमेशन में ही आप टिक कर जाओगे। तो ये ईएससी में ऑप्शंस भी उसी तरीके से प्लान होते हैं, तो ये क्वेश्चंस में भी डिफरेंट रहता है गेट में और ईएससी में। गेट में जनरली जब ऑप्शंस बनाए जाते हैं तो वो इसी हिसाब से बनाए जाते हैं कि अगर आप कोई मिस्टेक करोगे तो आपका आंसर बी आएगा, कोई दूसरी मिस्टेक करोगे तो सी आएगा, इस तरीके से। जबकि ईएससी में ऐसा जनरली नहीं होता, तो उसमें या तो आप सही करोगे या तो फिर छोड़ दो। अच्छा, इसके बाद सर एक और सवाल है कि गेट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जाम है जिसका जो सिलेबस है वो किसी भी सब्जेक्ट में डेप्थ में जाने की कोशिश करता है, यानी कि बहुत इन डेप्थ पढ़ना होता है। वहीं ईएससी में क्या होता है, ईएससी में ब्रॉड मैनर में जो है आपको चीजों को कवर करना है। तो जब हम रिवीजन कर रहे हैं अभी गेट के लिए, उसका जाहिर सी बात है तरीका अलग है, लेकिन क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में ज्यादा टाइम नहीं बचा होगा, इतने सिलेबस को रिवाइज करने का क्या तरीका है? आपने सही, एकदम सही कहा। आजकल मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बहुत बार कहता हूँ कि गेट वर्टिकल डेप्थ ऑफ सिलेबस में जाता है, मतलब कॉन्सेप्ट वाली चीज की गहराई पे जाएगा, और इंजीनियरिंग सर्विस हॉरिजॉन्टल डेप्थ देता है, वास्टनेस देखता है। अब जो बच्चा गेट की तैयारी कर रहा है उसके बाद वो ईएससी को कैसे मोल्ड करे, तो दोस्तों जब आप तैयारी करते हैं ना और जब आप रिवीजन कर रहे हैं, आप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो वो गेट और ईएससी के लिए कुछ अलग नहीं होता। किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का कोई भी फॉर्मूला गेट और ईएससी के लिए अलग नहीं है। फॉर्मूला के समय, रिवीजन के समय, याद करने के समय, की पॉइंट्स के लिखने के समय डिफरेंस अलग नहीं है। सेम तैयारी आपकी गेट के लिए भी हो रही है, साइमल्टेनियसली ईएससी के लिए भी हो रही है। लेकिन कुछ डाटा बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके पास ईएससी में एक्स्ट्रा आते हैं। तो इंजीनियरिंग गेट एग्जाम देने के बाद जब आपके नेक्स्ट 10 to 12 डेज बचे होंगे, उस समय आप उन डाटास को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या टेस्ट सीरीज से उनको रिवाइज कर सकते हैं। और मैं एक आपको बहुत अच्छी बात बता दूं कि कट ऑफ पिछले किसी भी साल में प्रीलिम्स की 500 में से 250 50% से ज्यादा नहीं गई है। 248, 238, 220 कट ऑफ जा रही है ना। और इसके लिए बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है जिसका रैंक 1 भी आता है, रैंक 2 भी आता है, वो भी सारे सॉल्व नहीं करता है। हाँ, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन 90% फोड़े होंगे उसने, फॉर्मूला वाले क्वेश्चन 90% फोड़े होंगे, फैक्ट बेस्ड डाटा बेस्ड में 30-40% भी आप स्कोर करते हो ना, यकीन मानो दोस्तों, अंदर से खुशी मनाओ कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। राइट।
अच्छा सर, इसके बाद एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है गेट और ईएसी में वो ये है कि गेट एग्जामिनेशन एक ऑनलाइन एग्जाम है जिसका आप टेस्ट घर बैठ के देते हो, तो आपको काफी हद तक एक एमिनेंस मिल जाता है जो आपको एग्जाम में मिलने वाला है। ईएसी एग्जामिनेशन क्योंकि एक ऑफलाइन एग्जाम है, उसमें आपको जितने मॉक टेस्ट देते हो आप वो ऑनलाइन दे रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन वहां उनको ऑफलाइन ही एग्जाम देना है। तो एक सेक्शन ऑफ टाइम जो है वो OMR को भरने में भी लगता है। तो उसको किस तरह से अप्रोच करे स्टूडेंट कि OMR उनको साथ के साथ भरते रहना चाहिए या फिर उसको वो लास्ट में रखें, सारे के सारे आंसर के जवाब है वो एक साथ उसको OMR में भरें। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हम लास्ट तक वेट करें, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि लास्ट में फिर समय नहीं मिलता और हवड़ तबड़ में कई बार ऐसा भी होता है कि अगर एक भी ऑप्शन ऊपर नीचे हुआ तो वो फिर पूरे ही बिगाड़ देगा। तो बिल्कुल लास्ट में करना भी सही नहीं है, और ये भी नहीं कि हर क्वेश्चन के बाद हम कर रहे हैं। अगर हम 5-5, 7-7 क्वेश्चन के सेट के बाद अगर करते रहे तो आई फील दैट इज गोइंग टू बी द बेटर। इसमें मैं बताऊं क्या करता था कि आपके एक पन्ना आपने खोला, ऑफलाइन पेपर है, उसमें वैसा 10 क्वेश्चन है, तो जब नेक्स्ट पेज पर जाओगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है, 12 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, तो जब आपका एक पेज पे सारे क्वेश्चन हो गए ना, 8 या 9 जितने भी है, तो वो 8-9 को एक साथ होना चाहिए। वही मैं भी ऐसे ही करता था, और यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन के बाद देन दे फिल इट, एंड उसके बाद क्योंकि एक मेरा दोस्त था स्कूल से ही, अपने साथ में बीटेक एमटेक सब कुछ साथ ही, एक ही स्कूल एक ही जगह से बीटेक एमटेक किया, तो वो क्या करता था कि सारे पेपर करने के बाद फिर अपनी मोटी सी पेंसिल लेके आता था, क्योंकि OMR शीट भरने का एक तरीका है, पतली वाली पेंसिल नहीं, शॉर्पनर वाली की, मोटी वाली एकदम खुरचनी वाली एकदम, ब्लैक पेन है ना, उससे पेंसिल से या पेन भी बॉल वाला मोटे निब वाला पेन, उससे करता था। तो उसने सारा सॉल्व कर दिया, कट ऑफ के आसपास उसके मार्क्स बनने थे, पर लास्ट में टाइम ही खत्म हो गया। Exactly, तो that is बेटर है the कि problem. हाँ 7-7, 8-8 क्वेश्चन करके चलो। सो आई थिंक जितने भी आपके डाउट थे वो हमने यहाँ पे पूछे हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो आप इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम अवेलेबल रहेगी सबका जवाब देने के लिए। इसी तरह की और वीडियोस के लिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। प्लस अपनी गेट और ईएससी की तैयारी के लिए महामैराथन ना भूलें, इसी चैनल पर सिविल और मैकेनिकल के हर एक सब्जेक्ट। स्टे ट्यून्ड।